अब हम एक अन्य विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पाठ विश्लेषण। इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि प्रोक्ति विश्लेषण और पाठ विश्लेषण एक ही संकल्पना के दो रूप हैं। प्रोक्ति विश्लेषण का मूल मुद्दा यह है कि वह वाक्यों के संयोजन की ओर दृष्टिपात करता है, जबकि पाठ विश्लेषण किसी कृति में जो प्रोक्तियों की संरचना होती है उनके माध्यम से किसी पाठ को या कृति को या रचना को देखने का प्रयत्न करता है। शैली विज्ञान ने अपनी आलोचना दृष्टि में पाठ विश्लेषण को सर्वाधिक महत्व दिया है, क्योंकि पाठ उसके लिए केंद्रीय वस्तु है या कृति उसके लिए केंद्रीय वस्तु है। इसीलिए शैली विज्ञान को कृति केंद्रित आलोचना भी कहा गया है। पाठ को विवेचित करने की इस पद्धति को कई विद्वानों ने पाठ शैली विज्ञान, टेक्स्ट स्टाइलिस्टिक्स भी कहा है। हिंदी में शैली विज्ञान का इतिहास 50-55 वर्ष पुराना है। सन 1975 से अब तक शैली विज्ञान का सामयिक संदर्भ अनेक आयामों पर विकसित हुआ है। इसमें से एक आयाम बहुत महत्वपूर्ण बन गया भाषा के भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण की चरम इकाई पाठ या प्रोक्ति का। पाठ को शैली विज्ञान वाक्य समुच्चय के रूप में देखता है। वाक्यों का ऐसा समुच्चय जिनसे कृति या साहित्यिक पाठ का निर्माण होता है। यूरोपीय संरचनावाद ने पाठ की संकल्पना को विकसित किया। हमारे लिए ये जान लेना इसलिए आवश्यक है कि यूरोपीय संरचनावाद का जो पाठ के संबंध में अध्ययन है उसने वैश्विक स्तर पर स्वीकृति प्राप्त की, प्रतिष्ठा प्राप्त की। इस प्रकार वाक्य के स्थान पर पाठ को प्रमुखता मिली और पाठ की रचनात्मक विशेषताओं पर व्यापक चर्चाएं पूरी दुनिया में प्रारंभ हो गई। पाठ भाषा के रूप में किसी लिखित पाठ के विश्लेषण की पद्धति ने क्रमशः साहित्यिक विवेचना के लिए अपना स्थान निर्धारित किया और अपार लोकप्रियता हासिल की। पाठ शैली विज्ञान ने प्रोक्ति के रूपात्मक विश्लेषण, पाठ विश्लेषण तथा संकेत विज्ञान, सेमियोटिक्स की प्रणाली को अपनाते हुए शैली विज्ञान की दिशा को और भी प्रशस्त कर दिया। इस प्रकार पाठ विश्लेषण के उद्भव के साथ ही साहित्यिक कृति के विश्लेषण की बहुआयामी दिशा प्रशस्त हो गई। आज शैली और शैली विज्ञान का जो आयाम हमारे सामने विकसित हुआ है उसमें पाठ की बहुलता का बहुत बड़ा हाथ है। इस आधार पर ही पाठ विश्लेषण ने आज समाज भाषा विज्ञान, साहित्य विश्लेषण, रचना विश्लेषण और संप्रेषण शास्त्र सभी को समेटकर अपना अत्यंत संपन्न रूप निर्मित कर लिया है। इसी कारण शैली विज्ञान में सर्वांगीणता आई है, व्यापकता आई है और वो अधिक वैज्ञानिक भी बन गया है। इसमें संदेह नहीं कि शैली विज्ञान पाठ और पाठ विश्लेषण पर केंद्रित आलोचना पद्धति है। शैली विज्ञान पाठ को सूचना प्रवाह की निरंतरता के रूप में देखता है। वो ये भी देखता है कि जिसमें संदेश संप्रेषित हो वह घटक कौन से हैं और जो युक्तियाँ किसी रचना में, कृति में प्रयुक्त होती हैं
उनका विषय वस्तु के साथ और परिवेश के साथ कैसा संबंध है और इनके अतिरिक्त लेखक और पाठक का संबंध भी इनसे किस प्रकार जुड़ पाता है। इन सब को साथ जोड़कर शैली विज्ञान ने पाठ को संप्रेषण की एक इकाई यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में महत्व दिया और इसकी सार्थकता कुछ ही वर्षों बाद सिद्ध भी होने लगी। शैली विज्ञान ही नहीं, आज पाठ टेक्स्ट डिस्कोर्स की चर्चा समाज भाषा विज्ञान, भाषा शिक्षण, अनुवाद शास्त्र में भी खुलकर की जाने लगी है। जैसा कि कहा गया, साहित्य के रूप में पाठ का विश्लेषण शैली विज्ञान की प्रमुख पद्धति है। शैली विज्ञान की ये मान्यता है कि साहित्यिक कृति में प्रसंग, संदर्भ और साभिप्रायता का गठजोड़ अप्रतिम ढंग से संयोजित मिलता है। यह संयोजन ही किसी पाठ का मूलाधार होता है। पाठ की चर्चा में इन तीनों के सामंजस्य को समझने वाली दृष्टि ने वाक्य को भाषा की महत्तम इकाई मानने से इनकार किया और संप्रेषण प्रक्रिया उच्चरित और लिखित दोनों ही में प्रोक्ति की संकल्पना का समर्थन किया। इस प्रकार नई समीक्षा क्रमशः पाठ केंद्रित बनती चली गई। उसके आयाम बढ़ते चले गए, जो ये मानकर चलने लगी कि हर कृति भाषाबद्ध होती है और इसीलिए उसने कृति को एक साहित्यिक पाठ के रूप में देखा और ये भी कहा कि कोई भी वस्तु भाषा के द्वारा ही नहीं बल्कि भाषा के भीतर जन्म लेती है। यहाँ भाषा के भीतर से तात्पर्य पाठ के भीतर भी लिया जा सकता है। नई समीक्षा या शैली विज्ञान का यह दृष्टिकोण उसे फ्रेंच आलोचना की पाठालोचन पद्धति, जिसे फ्रेंच भाषा में एक्सप्लेनेशन द टेक्स्ट कहा गया है, के नज़दीक ला देता है। इस प्रकार पाठ केंद्रित आलोचना पाठ की अद्वितीयता तथा उसकी अर्थ छाया को पाठ के माध्यम से निकट से पढ़कर उद्घाटित करती है। इसके साथ ही वह भाषा कौशलों के विश्लेषण के माध्यम से भी कृति को आलोकित करती है और इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण समीक्षा दृष्टि बन जाती है। शैली विज्ञान की यह भी मान्यता है कि पाठ विश्लेषण के माध्यम से ही किसी कृति की विशिष्ट भाषिक संरचना, उसकी सृजनात्मकता तथा कलात्मक विशिष्टता को पाठ में निहित भाषिक उपलक्षणों के माध्यम से जाना पहचाना जा सकता है। अब यह देखना होगा कि पाठ विश्लेषण की इस उपादेय पद्धति का परिचय जब हमें प्राप्त हो गया तो आज के भाषाविदों ने उन प्रक्रियाओं और पद्धतियों के अनुप्रयोग के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। पहला प्रयत्न ये हुआ कि प्रोक्ति विश्लेषण की दृष्टि से साहित्यिक शैली, सामाजिक शैली और प्रैग्मेटिक्स संकेत विज्ञान को समाविष्ट किया गया। इस प्रकार पाठ विश्लेषण के प्रारूप में अब क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका है। इतिहास की ओर देखें तो 7वें दशक में ब्रिटेन के व्यवस्थागत भाषा विज्ञान के सिद्धांतों और पाठ विश्लेषण की पद्धतियों को अपनाते हुए M.A.K. हैलिडे ने क्रिटिकल लिंग्विस्टिक्स का जो प्रारूप विकसित किया था उसमें उन्होंने पाठ विश्लेषण की समग्र अवधारणा निर्मित की। प्रोक्ति या पाठ की संकल्पना को प्रतिफलित करने में इस ऐतिहासिक विकास क्रम में जो प्रक्रियाएं हमारे सामने इन वर्षों में आई हैं उन्हें भी यहाँ समझ लेना आवश्यक है। नंबर 1, एकदम प्रारंभ में प्रोक्ति लिखित पाठों के व्यतिरेक में बोलचाल के संवादों को महत्व देती थी। नंबर 2, इसके बाद इसे वाक्य अथवा छोटी
व्याकरणिक इकाइयों तक ही सीमित कर दिया गया। नंबर 3, बाद में इसके अंतर्गत संवाद को संगठित करने वाले उच्च स्तरीय तत्वों जैसे बात को मोड़ना, वार्तालाप नियंत्रण, सूत्रात्मकता, विनम्रता, सुव्यक्तता आदि से जोड़ा गया। आप देख रहे हैं कि क्रमशः पाठ संबंधी अध्ययन किस प्रकार धीरे धीरे मजबूत और सार्थक बनता चला जा रहा है। चौथे, आज पाठ विश्लेषण संवाद संगठन के इन घटकों के साथ ही वक्ता श्रोता या लेखक पाठक के बीच की उन प्रतिक्रियाओं को भी समेटने लगा है जो वास्तव में पाठ का अभिप्रेत होते हैं। पांचवा, वक्ता श्रोता पाठक लेखक से जुड़कर पाठ विश्लेषण में स्वाभाविक रूप से समाज सांस्कृतिक और भाषिक तत्वों को भी अब समेट लिया गया है। उदाहरण के लिए कथा पाठ में प्रश्नोत्तर, अभिवादन, शिकायत करना, माफ़ी मांगना, आमंत्रित करना, अस्वीकार करना जैसे अनेक उक्ति प्रकार और उनके विकल्प भी पाठ में गुथे रहते हैं। इसलिए इनको भी पाठ के अंतर्गत पाठ विश्लेषकों ने समेट लिया। इन्हें विश्लेषित करने पर बल दिया गया क्योंकि ये सभी मिलकर पाठ के अनेक विविध रंगी प्रकरणों को खोलने का काम करते हैं। इस प्रकार पाठ विश्लेषण आज भावबोध और संवेदना के उद्घाटन का औजार भी बन चुका है। किसी बात को सूक्ष्मता से देखने, उस पर टिप्पणी करने, संक्षेप में गहरी बात कहने के भी अपने ढंग होते हैं। इन सब को पाठ विश्लेषण प्रकट कर देता है। पाठ विश्लेषण का धरातल दूसरी ओर प्रकारता, मॉडलिटी से भी संबद्ध है, जिसमें बल देना, संभावना जताना, अनिश्चितता, बात को काटना जैसी प्रोक्तियां भी सम्मिलित की जाती हैं। पाठ विश्लेषण सिद्धांत यदि संक्षेप में कहा जाए तो ये मानता है कि प्रकारता सामाजिक संबंधों से नियंत्रित होती है। अतः पाठ की भावना और संवेदना को संप्रेषण में प्रकारता की दृष्टि से भी केंद्रीय स्थान मिलना चाहिए। कथा भाषा में विस्तार या डिटेल्स की प्रोक्ति का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसमें चित्रात्मकता भी उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए नागार्जुन के प्रसिद्ध उपन्यास वरुण के बेटे में मछुआरे खुरखुन के घर परिवार का चित्र खींचा गया है। इस विवरण के पहले खुरखुन को परिवार का मुखिया भी लेखक ने कहा है। अब कैसा था इस मुखिया का घर परिवार, ये देखिए इस पाठांश में। पुआल बिछे थे कोने में, उन पर फटी पुरानी बोरी बिछी थी। एक जवान लड़की और नंग धड़ंग बच्चे बेतरतीब सोए पड़े थे। ओढ़ना के नाम पर कथरी गुदड़ी के 2-3 छोटे बड़े टुकड़े उन शरीरों को जहाँ तहाँ से ढक रहे थे। दूसरे कोने में चूल्हा चौका, तीसरे में अनाज रखने के कूंड और कुठले, चौथा कोना खाली, छप्पर के बांसों से दसियों छिक्के लटक रहे थे। ये तफसील महज शैली नहीं है, पाठ की पूरी संवेदना को यह चित्र पाठक के हृदय पर अंकित कर देता है। पाठ विश्लेषण भाषा के सहारे उसकी गहरी पड़ताल करके उन मार्मिक अंशों को भी उभार देता है जो भिन्न भावों से संयुक्त होकर हमारे समक्ष आते हैं। सामान्यतः ऐसे पाठांशों को ऊपर से पढ़कर ही छोड़ दिया जाता है, जबकि पाठ विश्लेषण का सिद्धांत ये कहता है कि पाठ में निहित केंद्रक फोकल पॉइंट को रेखांकित करना अत्यंत आवश्यक कार्य होना चाहिए। वरुण के बेटे में ऐसे कई स्थल हैं जिनमें ममत्व और स्नेह के अद्भुत चित्र खींचे गए हैं। इनके विश्लेषण से एक ओर भाषा की सामाजिकता सिद्ध होती है तो दूसरी ओर
पात्रों के भावात्मक संबंध भी अभिव्यक्त हो जाते हैं। एक प्रसंग है कि कड़ाके की ठंड में खुरखुन मछली पकड़ने के लिए पानी के भीतर बैठा हुआ है। तभी उसे अपनी 6 साल की छोटी बेटी याद आ जाती है। याद की यह प्रोक्ति पाठ में मार्मिक बन गई है। प्रोक्ति इस प्रकार है। छोटी लड़की सिलेबिया सीने से चिपक कर सोया करती है। अचानक उसका चेहरा मोहरा आंखों में नाच उठा। एक दूसरा दृश्य भी है इस ममत्व का कि जब खुरखुन घर पहुंचा तब प्रोक्ति शुरू होती है। 6 साल की नंगी बिटिया उसके और करीब आ गई थी। आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल करीब आकर बाप के बदन से सट गई। भुनी हुई मंगुरी मछली का अद्धा खाकर आई थी। हाथ मुंह काले हो रहे थे, नाकों में नेटा पोटा, आंखों में कीचड़, धूल भरा सिर, रूखे उलझे बाल, चूतड़ में और घुटनों पर घाव, कड़ी मूछ के छठे बालों पर बच्ची ने हथेली रख दी तो खुरखुन ने बाईं बाह फैलाकर उसे अपने अखबार में ले लिया। साहित्यिक पाठ में इस प्रकार के मार्मिक स्थल निश्चित रूप से भाषिक संगठना से ही उत्पन्न होते हैं, अन्यथा इतने सूक्ष्मतम मानव भावों को, मानव के आंतरिक भावों को व्यक्त कर पाना सहज नहीं है। साहित्यिक पाठ इसीलिए अपने परिवेश और संदर्भ को स्वतः निर्मित करता है, जैसा कि वरुण के बेटे के उदाहरण में हम देखते हैं। इस संदर्भ से काट कर किसी भी पाठ को विकोडित नहीं किया जा सकता, उसकी आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। पाठ विश्लेषण इसीलिए बार बार ये कहता है कि साहित्य लेखन एक संवेदनात्मक कार्य है। साहित्यिक पाठ की यह संवेदना ही भाषा और शिल्प के उपकरणों में बंधकर पाठक को आंदोलित करती है। इसीलिए पाठ विश्लेषक ये भी मानता है कि साहित्यिक पाठ के विश्लेषण के लिए विश्लेषक को या आलोचक को सबसे पहले सही पाठक बनना पड़ता है। पाठक की रचना धर्मिता पाठ विश्लेषण के संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण आयाम बन चुकी है कि पाठक किसी पाठ को किस प्रक्रिया से, किस रूप में या किस ढंग से पढ़ता है। पाठ विश्लेषण की इन्हीं संदर्भों को समेटते हुए हम अपनी बात को पूरा करेंगे। प्रसिद्ध साहित्य शास्त्री लीच ने पाठ विश्लेषण के आलोचनात्मक कई धरातल निर्धारित किए, जिनमें प्रमुख थे प्रभाव, डोमिनेशन, जैसा अभी हमने वरुण के बेटे के पाठ में देखा कि उस पाठांश में ममत्व और स्नेह या लगाव डोमिनेट कर रहे थे और उन्हें ही व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना नागार्जुन का लक्ष्य था। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन या भेद, अर्थात जब पाठ में किन्हीं दो संदर्भों में अंतर दिखाई देता है। जो पहला उदाहरण हमने लिया खुरखुन के पानी में होने का और फिर उसे अपनी बेटी की याद आ जाने का, वो डिस्क्रिमिनेशन का अच्छा उदाहरण है। इसी तरह असहायता, सीमा और हीन भावना, उपेक्षा आदि तत्व भी हैं जो पाठ में जब संकेतित होते हैं, व्यक्त होते हैं, तो पाठ विश्लेषक को इन्हें निश्चित रूप से उभारने की और अपनी समीक्षा में सामने लाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए नेग्लेक्ट या उपेक्षा, असहायता या हेल्पलेसनेस, सीमा, डेफियंस या हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जहाँ जहाँ भी किसी साहित्यिक पाठ में हम देख पाते हैं या वो व्यक्त होती है, उन्हें पकड़कर हम सामने ले आएं और उसे
समीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पाठ तत्व के रूप में सामने रखें। ये पाठ विश्लेषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है और इसी सूक्ष्मता के कारण आज पाठ विश्लेषण सिद्धांत टेक्स्ट स्टाइलिस्टिक्स का, पाठ शैली विज्ञान का एक बहुत ही प्रेरक उपादान बन चुका है।